नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल आर.के. क्लासेस कैंचिया में एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 8 का अध्याय 8। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। जनता में जागृति फैलाने के लिए और सामाजिक सुधार करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, तो ये बताया जा रहा है आर.के. क्लासेस कैंचिया की ओर से। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक को यहाँ हाईलाइट किया गया है। लोकतांत्रिक का अर्थ क्या है? यह शब्द अंग्रेजी के शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है। लोकतंत्र, जनतंत्र अथवा प्रजातंत्र, तीनों का एक ही अर्थ है। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस अथवा क्रेटिया के संयोग से बना है। यद्यपि डेमोस का मूल अर्थ है भीड़, किंतु आधुनिक काल में इसका अर्थ जनता से लिया जाने लगा और क्रेटिया का अर्थ है शक्ति। इस प्रकार शब्दार्थ की दृष्टि से डेमोक्रेसी का अर्थ हुआ जनता की शक्ति। अतः डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। तो ये था लोकतांत्रिक या लोकतंत्र या जनतंत्र। फिर है भूदान आंदोलन एवं भूमि सुधार। प्राचीन काल से चली आ रही जमींदारी प्रथा के कारण भूमि स्वामित्व की विषमता एक विकराल समस्या के रूप में उभर कर आई थी। अब दो शब्द आए हैं, जमींदारी प्रथा और भू स्वामित्व की विषमता। जमींदारी प्रथा इससे पहले वाले वीडियोज में हम पढ़ चुके हैं। जमींदार राजा के अधीन काम करते थे और ये किसानों से कर वसूल करते थे, उनसे खेती कराया करते थे। भूमि पर इनका कब्जा रहता था। भूमि स्वामित्व की विषमता, इसका मतलब है बड़े बड़े जो जमींदार थे, सामंत वर्ग थे, धनवान वर्ग थे, उनके पास सर्वाधिक भूमि थी और 90% से अधिक लोगों के पास बिल्कुल भी भूमि नहीं थी। तो सारी भूमि इन जमींदारों ने हड़प रखी थी। तो इस प्रकार इस प्रथा को आज़ादी के बाद सरकार ने कानून बनाकर जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, लेकिन कानूनों की आड़ में ही जमींदारों ने किसानों के पास उपजाऊ जमीन का हक होने से रोक दिया। लेकिन ऐसे कानून थे जिनसे जमींदारों ने ये जमीनें उनको नहीं दी, यानी किसानों को जमीन देने से मना कर दिया। जमीनी स्वामित्व की विषमताओं के कारण देश में कई जगह हिंसा की घटनाएं भी होने लगी। उसी समय विनोबा भावे ने, किसने? विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के एक छोटे से गांव तिरुचपल्ली में, कहाँ पर? तिरुचपल्ली में एक जमीन का टुकड़ा दान में देकर भूदान आंदोलन की शुरुआत की। यानी विनोबा भावे एक ऐसा समाज सुधारक व्यक्ति था जिसने इन भूस्वामित्व की विषमता को दूर करने के लिए अपना खुद का जमीन का टुकड़ा है वो दान में दे दिया। और कौन से आंदोलन की शुरुआत की? भूदान आंदोलन की शुरुआत की, जिससे सभी लोगों ने, जमींदारों ने भी उनको देख करके भूमि दान करना शुरू कर दिया। इस प्रकार जो मध्यम वर्ग है, गरीब वर्ग है, निम्न वर्ग है, उनके पास भी धीरे धीरे भूमि ने आना शुरू कर दिया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, कौन से आंदोलन का? भूदान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था जमीनी स्वामित्व की विषमता को दूर करना। विनोबा भावे ने भूस्वामियों से उनकी कुल जमीन का 6वां हिस्सा दान देने की अपील की। विनोबा भावे ने उनको कहा कि आपके पास जितनी जमीन है उसका 6वां हिस्सा आप दान में दो। पूरे देश में इस आंदोलन
को जनता का समर्थन मिला। भूदान में प्राप्त जमीन का लगभग 1/3 भाग का उपयोग समाज के वंचित वर्ग, आदिवासी, भूमिहीनों को बांटने में किया गया। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के नागौर जिले में भूदान प्रारंभ किया गया। राज्य सरकार ने ग्राम दान अधिनियम 1971 पारित किया। देखो, राजस्थान में भूदान आंदोलन की शुरुआत राजस्थान में कहाँ से होती है? नागौर जिले से होती है। और सरकार क्या प्रयास करती है? सरकार 1971 में ग्राम दान अधिनियम पारित करती है। तो आज़ादी के समय राजस्थान की 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। राज्य का आधे से ज़्यादा भाग रेगिस्तानी व सूखा था। राज्य सरकार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 लागू किया। यानी सरकार ने क्या प्रयास किया? राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 लागू किया। फिर है अस्पृश्यता उन्मूलन। आधुनिक भारत में राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नायकर, महात्मा गांधी आदि ने जातिगत भेदभाव और असमानता को दूर करने का प्रयास किया। इसी तरह राजस्थान में भी स्वतंत्रता से पूर्व दयानंद सरस्वती, गोविंद गुरु, मामा बालेश्वर, हरिभाऊ उपाध्याय आदि समाज सुधारकों के नामों का उल्लेख किया जा सकता है, जिन्होंने सामाजिक भेदभाव को दूर करने हेतु प्रभावी कदम उठाए। तो इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत या अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 भी लागू किया है। राजस्थान सरकार ने भी अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को अपने यहाँ प्रभावशाली रूप से लागू किया। इस तरह राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1989 में से लागू किया, जिसने दलितों के आर्थिक अधिकारों के संरक्षण हेतु विशेषकर उनकी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले उच्च वर्ग के लोगों द्वारा निजी जमीन से बेदखल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। यानी अगर उच्च वर्ग के लोग निजी जमीन से उनको अगर बेदखल करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान इस कानून में किया गया है। वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यतः शिक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास, अनुसूचित जाति जनजाति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं बच्चों आदि के कल्याण के लिए कार्य करता है। तो इनके लिए कल्याण के लिए कार्य कौन करता है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। फिर है महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं। राजस्थान के समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता, व्यवहार, रूढ़िगत मान्यताओं के चलते महिलाओं की स्थिति बहुत ही विचारणीय रही है। लिंगानुपात, साक्षरता, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्रों में राजस्थान महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। इसीलिए महिलाओं की स्थिति को सुधारना हमारी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती था। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता वर्तमान में कितनी है? 52.12%, जो सन 1951 में मात्र 2.51% थी। तो देखो 1951 में बहुत ही कम 2.51% महिला साक्षरता थी और आज 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है? 52.12%। महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार के प्रमुख प्रयास। महिला आयोग 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? 15 मई 1999 को
इसका उद्देश्य क्या था, महिला आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था? तो देखो, नंबर 1, महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार की जांच करना, राज्य लोक सेवाओं में महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करना, यानी राज्य की जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें जो महिलाओं के साथ बर्ताव भेदभाव किया जाता है उसको दूर करना महिला आयोग का कार्य था। महिलाओं की दशा में सुधार की दृष्टि से प्रभावी कदम उठाना, आयोग जनता से सीधी सुनाई, जनसंवाद, शिकायत, समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर संज्ञान के आधार पर कार्रवाई करता है। यानी जो महिला आयोग है, अगर किसी महिला के बारे में अखबार में खबर छपी है, उसके अत्याचार के बारे में अखबार में खबर छपी है, तो ये महिला आयोग उस खबर को पढ़ करके अपने आप संज्ञान ले लेती है, उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करती है। राज्य महिला आयोग में 1 अध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं। राज्य महिला आयोग में 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। कई किताबों में ये 4 सदस्य दिए गए हैं, लेकिन 4 नहीं है, 1 अध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। राज्य महिला आयोग का जो अध्यक्ष है उसका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती कांता खतूरिया। कौन थी? श्रीमती कांता खतूरिया। राज्य महिला नीति कब बनी? 8 मार्च 2000 को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन राज्य महिला नीति लागू की गई। तो श्रीमती कांता खतूरिया के बाद में पवन सुराणा, तारा भंडारी, लाड कुमारी जैन और 2015 से सुमन शर्मा, जो वर्तमान में भी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। तो आज अपने से पूछे वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष का नाम क्या है? तो क्या नाम है? सुमन शर्मा। राजस्थान राज्य महिला आयोग के सदस्यों के नाम, तो इसके 3 सदस्य हैं, रीटा भार्गव, सुषमा कुमावत, अरुणा मीना। और महिलाओं की समस्या के लिए महिलाएं अपनी जो शिकायत है उनके लिए एक हेल्पलाइन जारी की गई है 181। इस हेल्पलाइन को आपको याद रखना है। महिला स्वयं सहायता समूह, ये क्या है? देखो, महिलाओं को रोजगार देने व आर्थिक रूप से निर्भर बनाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें 10 से 20 महिलाएं स्वयं अपने निर्णय लेकर एक समूह बनाती है, अपनी छोटी छोटी बचत के माध्यम से स्वावलंबन की प्रवृत्तियां विकसित करती है, स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ती है। इन समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सरकार अवसर उपलब्ध कराती है। महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005, महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण और तुरंत राहत देने के लिए भारत सरकार ने यह कानून बनाया है। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला, कौन सी योजना? सबला, राजीव गांधी किशोरी सशक्ति योजना या सबला। इस योजना के अंतर्गत किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य स्तर को सुधारने, साक्षरता, कौशल विकास और सामाजिक मुद्दों पर बेहतर समझ विकसित करने का प्रयास किया जाता है। यह योजना 11 से 18 वर्ष की विद्यालय न जाने वाली अथवा बीच में छोड़ देने वाली किशोर बालिकाओं के लिए संचालित की जा रही है। यानी सबला योजना है वो 11 से 18 वर्ष की बालिकाएं जो विद्यालय नहीं जाती है उनके लिए शुरू की गई है। अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये आपने बार बार सुना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 2015 में देश भर में घटते बाल लिंगानुपात को ध्यान में रखकर की गई। इसमें कौन कौन से विभाग है जो इस योजना को चलाते हैं? तो ये अति महत्वपूर्ण है। महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय,
ये तीनों मिलकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को चला रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन कौन सी जो विभाग है मंत्रालय है वो इसमें चलाने में शामिल है, तो इसको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना, विद्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़ाना, विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या को कम करना, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने और लड़कियों के लिए शौचालयों के निर्माण में वृद्धि करने जैसे उद्देश्य निर्धारित किए गए। उनके लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कानून भी विद्यमान है, तो ये भी आपको याद रखना है। हिंदू उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और संरक्षण अधिनियम 1956, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में बनाया गया, यानी शादी विवाह में दहेज लेना निषेध किया गया है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1925, जिसमें 2 बार संशोधन किया गया, 1986 और 2006 में। मतदान प्रक्रिया को भी आपको समझना है। देखो, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव आपने सुने होंगे, इनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक, इस बार तो पंचायत चुनाव में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था। तो ईवीएम की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम के प्रयोग में मतपत्र पर मोहर लगाने के स्थान पर मशीन का बटन दबाकर अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दिया जाता है। ईवीएम द्वारा अधिकतम 16 उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है और 16 में से जो अंतिम बटन होता है वो नोटा का बटन होता है, यानी नोटा सहित 16 उम्मीदवार है। जिसे क्रम से हो जाएगा 1 2 3 4 इस प्रकार 15 तक तो नाम होंगे और 16वां होगा नोटा। नोटा का अर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर है इस जो चुनाव की प्रक्रिया है इसको कौन पूर्ण करता है? तो जिला निर्वाचन अधिकारी यानी जिला कलेक्टर द्वारा एक मतदान दल का गठन किया जाता है। उस मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी होता है और अन्य मतदान अधिकारी भी होते हैं। मतदान केंद्र में प्रवेश करते ही मतदाता के नाम का मतदाता सूची से मिलान किया जाता है और उसके बाद मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर एमिट स्याही लगाई जाती है। मतदाता रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर करने के बाद मतदाता ईवीएम मशीन पर वोट डालने के लिए केबिन में प्रवेश करता है। वहां ईवीएम का बटन दबाकर गुप्त रूप से अपना वोट डालता है। इस प्रकार मतदान प्रक्रिया पूर्ण होती है। आजकल ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का उपयोग भी किया जाता है। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अपने सम्मुख उम्मीदवार व उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में ईवीएम के मतों की गणना करवाता है तथा परिणाम की घोषणा की जाती है। अब है वीवीपीएटी का पूरा नाम। वीवीपीएटी का पूरा नाम क्या है? वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। एक प्रयुक्त प्रिंटर युक्ति है। इसको ईवीएम के बेल्ट यूनिट में कंट्रोल यूनिट के साथ जोड़ा जाता है। मतदान होते ही प्रिंटर द्वारा एक बेल्ट पर्ची प्रिंट होती है जिस पर उम्मीदवार का क्रमांक, नाम, चुनाव चिन्ह आदि अंकित होता है। यह पर्ची कितना समय लेती है? यह पर्ची 7 सेकंड तक एक पारदर्शी बॉक्स में मतदाता को दिखाई देती है। उसके बाद पर्ची में प्रिंटर के ड्रॉप बॉक्स में चली जाती है, बीप की आवाज़ आती है और इस प्रकार मतदान की पूरी प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। मतदाता यह जान सकता है कि उसने जिसे या जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसे ही वोट मिला है या नहीं। इसके उपयोग से निर्वाचन प्रक्रिया में निष्पक्षता व विश्वसनीयता बढ़ी है। मतगणना में विवाद की स्थिति में इन पर्चियों की सहायता दी जा सकती है। फिर है सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम स्वीप। स्वीप का फुल फॉर्म क्या है? सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता।
मतदाताओं, नागरिकों, निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने और उनकी सहभागिता बढ़ाने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा बहुमुखी कार्यक्रम को सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता कहते हैं। इस कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य है सूचित मतदान यानी निष्पक्ष व नीतिपरक मतदान, और सूचित मतदान का अर्थ है जागरूकता के साथ मतदान। सूचना का अधिकार, देखो कितना महत्वपूर्ण है सूचना का अधिकार। ये कहाँ से शुरू होता है? देखो राजस्थान के राजसमंद जिले की भीम तहसील के देवडूंगरी गांव से मजदूरों एवं किसानों ने अपनी मजदूरी से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड जैसे हाजिरी, भुगतान, रजिस्टर की प्रतियां मांगने के लिए संघर्ष किया। तो सूचना के अधिकार की शुरुआत राजस्थान के किस गांव, किस जिले, किस तहसील से हुई? राजसमंद जिले की भीम तहसील के देवडूंगरी गांव से। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फूल पत्ती इसके लगा लेना। सन 2000 में राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला पहला राज्य बनता है। धीरे धीरे सूचना के अधिकार का संघर्ष आंदोलन रूप लेते हुए राष्ट्रव्यापी हो गया। जनता की भावना को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू कर दिया। तो इसका उद्देश्य क्या है? कानून सरकारी स्तर पर जन भागीदारी व पारदर्शिता को बढ़ाने का एक शक्तिशाली कदम साबित हुआ। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। क्या उद्देश्य है? तो उसका ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा जन भागीदारी एवं पारदर्शिता बढ़ाने के लिए। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, यह अधिनियम 2009 में बनाया गया। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 में बनाया गया। 1 अप्रैल 2011 से राजस्थान में लागू होता है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 8 तक का प्रावधान किया गया है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। और निजी स्कूलों में भी कमजोर व पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीट पहली कक्षा में निर्धारित की गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। बाल अधिकार देखो क्या है? 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया। कब? 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में। बाल अधिकार समझौता ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। क्या है ये बाल अधिकार? ये एक पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो इस बात को आप याद रखना। पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता निम्न में से कौन सा है? बाल अधिकार सभी बच्चों के नागरिकों, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों को मान्यता देता है। इस बाल अधिकार समझौते पर भारत ने 1992 में हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। बच्चों के ये अधिकार 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और सहभागिता का अधिकार, यानी 4 मूल बच्चों के जो 4 मूल अधिकार है उन पर, यानी बच्चों के 4 मूल सिद्धांत है उन पर ये बाल अधिकार अधिनियम आधारित है। वो कौन से हैं? जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और सहभागिता का अधिकार। फिर है चाइल्ड हेल्पलाइन, ये नंबर भी आपको याद रखने हैं। राज्य में कठिनाइयों में घिरे पीड़ित, उपेक्षित, लवारिस, देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन व्यवस्था है। 1098 टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। राजस्थान संपर्क पोर्टल, ये क्या चीज़ है? देखो राज्य सरकार ने सितंबर 2019 को, कब? सितंबर 2019 को सामान्य या जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और समस्याओं का निराकरण करने का अभिनव प्रयास प्रारंभ किया। इस पर कोई भी व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित हुए बिना ही समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। पंचायत समिति, जिला स्तर पर राजस्थान संपर्क केंद्रों पर निःशुल्क रूप से शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराई है।
सिटीजन कॉल सेंटर 181 में भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हो। उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई है। साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध, ये भी एक बहुत ही भयानक रूप लेता जा रहा है। एक तरह की सुरक्षा जो इंटरनेट से जुड़े सिस्टम के लिए होती है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा साइबर को अपराध से बचाने एवं सुरक्षित रखने का काम किया जाता है। साइबर सुरक्षा हमलों के प्रकार, किस प्रकार के हमले होते हैं? देखो, साइबर द्वारा रैनसमवेयर, यह एक तरह का वायरस होता है जो कि अपराधी द्वारा लोगों के कंप्यूटर एवं सिस्टम में हमला करके फाइलों को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। मालवेयर, दूसरा कौन सा? मालवेयर, यह कंप्यूटर की किसी फाइल या फिर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कंप्यूटर वायरस, वोरम, ट्रोजन आदि। साइबर धोखाधड़ी, इसमें वार्तालाप के माध्यम से चालाकी से लोगों को जाल में फंसाया जाता है ताकि उनसे उनकी निजी डाटा, पासवर्ड आदि की जानकारी ली जा सके। फिशिंग व स्पूफिंग इसके उदाहरण है। फिशिंग क्या है? फिशिंग एक तरह का ठगी का तरीका है जिसमें लोगों को प्रतिष्ठित विश्वस्त संस्थानों के नाम से फर्जी ईमेल भेजे जाते हैं। इस तरह के मेल का उद्देश्य जरूरी डाटा को चुराना होता है, जिससे क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग की जानकारी। स्पूफिंग, इसमें ठगी करने वाला व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय या पड़ोसी या विश्वस्त होने के बहाने किसी अन्य की पहचान या व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। साइबर सुरक्षा के उपाय क्या है? साइबर सुरक्षा के लिए अपने पासवर्ड या एटीएम पिन को गोपनीय रखें, समय समय पर बदलते रहें, अपने कंप्यूटर व लैपटॉप में नवीनतम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें, किसी को भी फ़ोन या ईमेल व्यक्तिगत जानकारी न देवें, एटीएम व बैंक खातों से संबंधित धोखाधड़ी की सूचना तत्काल संबंधित बैंक को देवें। साइबर अपराध की स्थिति में नागरिक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फिर है शब्दावली। नोटा, इनमें से कोई नहीं। वीवीपीएट, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। स्वीप, स्वीप का अर्थ है सुव्यवस्थित मतदाता, शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता। स्वीप का अर्थ है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। फिर है अभ्यास क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता कितनी है? तो 52.12%। भूदान आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? तो आपको याद ही है, विनोबा भावे। स्तंभ ए व ब को मिलान कीजिए। वीवीपीएट क्या है? वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ईवीएम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नोटा, इनमें से कोई नहीं। फिर है मजदूर किसान संगठन सूचना का अधिकार। बाल अधिकार समझौता, संयुक्त राष्ट्र संघ। अति लघुतरात्मक पर्सन स्वीप कार्यक्रम क्या है? मतदाता को जागरूक करने हेतु कार्यक्रम चलाया गया है। बाल अधिकारों, बाल बच्चों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? तो इन अधिकारों, 4 अधिकारों के आपको नाम लिखने हैं। राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? 15 मई 1999 में। भूदान आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन करना है। सामाजिक सुधार में योगदान देने वाले समाज सुधारकों के बारे में बताना है। साइबर सुरक्षा के उपाय हम कैसे करें? तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।